हेलो एवरीवन, हियर तुषार अगेन। सो आज मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ फॉर +2 स्टूडेंट्स और 11th-12th के जो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं और उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए और उनको थोड़ा गाइडेंस मिल जाए जो कि इंजीनियरिंग तक उनको हेल्प मिले। तो आज मैं बेसिकली इंजीनियरिंग मैथ्स +2 की एनसीईआरटी का जो आपका एक चैप्टर मैट्रिक्स उससे शुरू करते हैं। ठीक है, सो आज हम मैट्रिक्स शुरू करेंगे। बेसिकली सारे आपके एक जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे और ट्रिक्स होंगी, नोट्स होंगे, शॉर्टकट्स होंगे, वो सारे कुछ डिस्कस किए जाएंगे और मैं आपके पूरे शॉर्ट नोट्स तक बनवाऊंगा हर एक सब्जेक्ट के और हर एक चैप्टर वाइज। और अभी मैंने ये सीक्वेंस शुरू किया है, इसको मैं एज अ रिस्पॉन्स मैं इसको 11th 10th 9th हर क्लास तक लेके जाऊंगा कि आप इंजीनियरिंग तक सारा सपोर्ट आपको मिलता रहे, सारा मटेरियल मिलता रहे। सो लेट अस स्टार्ट। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म सो दैट यू कैन एनालाइज एंड स्टडी वेरी इजीली। आप अगर किसी भी इक्वेशंस को, किसी भी लाइन को, किसी भी रिलेशन को आप अगर लाइनों में लिखोगे, पैराग्राफ में मिलोगे, तो आपका पास अगर आपके पास 1000 एंटिटीज हैं तो आप उनको किस तरीके से मैच करोगे? अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे तो 1000 की एक एक वैल्यू आप उठा उठा के देखोगे कि इसका इसके साथ क्या रिलेशनशिप है। उसी चीज को एक पिक्चोरियल फॉर्म में बनाने के लिए हम लोगों ने एक साइंटिफिक तरीका निकाला गया था, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, हम लोग किसी भी एक रिलेशन को हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में शो कर देते हैं जिसके अंदर हमारे कॉलम्स एंड रोज होते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग शो कैसे करते हैं, हम लोग उसके अंदर कहते हैं कि जैसे आप फंक्शन में लिखा हो 3 × 3 या 4 × 5, मतलब कि इसमें ये एंटिटीज होती क्या है। बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा कॉलम है कौन सा रो है। बेसिकली हम लोग इसमें कहते क्या है, हम सबसे पहले लिखते हैं कॉलम, फिर उसके साथ हम लिखते हैं रोज। कॉलम का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं कह रहा हूं 3 × 3 है तो इसका मतलब होगा कि आपके 3 कॉलम होंगे, 1 2 और 3। तो ये हो गए आपके 3 कॉलम। उसके साथ आप 3 रोज मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो 3 रोज का मतलब क्या हुआ कि यहां पर ऐसी 3 रोज होंगी। तो हमने यहां पर ब्लू वाले को शो किया है, ये है हमारे कॉलम्स, ये हमारे हो गए कॉलम्स C1 C2 C3। ठीक है, और ये हमारे हो गए रोज। अगर आप फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कॉलम की समझो तो जब भी कभी घर बनता है तो हम उसमें क्या कहते हैं, ये हमने कॉलम एक खड़ा कर दिया। कभी आपने सुना है कि हमने रो खड़ी कर दी? रो को हमेशा लिटाया जाता है और कॉलम हमेशा दीवार के अंदर खड़ा होता है। तो उससे आप ये रिमेंबर कर सकते हो कि कॉलम हमेशा जो वर्टिकल आइडेंटिटी होती है वो हमारी होती है कॉलम, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल आइडेंटिटी होती है वो हमारी होती है रो। उन दोनों को कंबाइन करके हम लोग कह देते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चराइज्ड डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसके अंदर कॉलम इंटू रोज कर देते हैं। जैसे बचपन में हम लोग कहते थे कि 3 × 3 क्या होता है, कितने, अगर हम 3 और 3 को स्क्वायर में बनाएं तो कितने आइडेंटिटीज होंगे। तो हम टोटल आइडेंटिटीज कितने कहते थे, मतलब मैं कर रहा हूं 3 लोगों को मैंने यहां खड़ा कर दिया और 3 ही ऐसे खड़े कर रखे हैं, तो ऐसे एक मैंने स्क्वायर बना दिया। तो टोटल आइडेंटिटीज बचपन में क्या कहते थे हम लोग, टोटल डिजिट्स, टोटल लो हो गया, टोटल कोई भी वैल्यूज कितनी होंगी, तो वो हम क्या करते थे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो आंसर कितना आ जाता था, आंसर आ जाता था 9। ठीक है, तो यहां पर भी यही हिसाब है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर टोटल वैल्यूज, टोटल आइडेंटिटीज या टोटल डिजिट्स आपको काउंट करने होंगे, तो आप यही कहोगे कि उसके अंदर कॉलम को रो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल डिजिट्स या टोटल वैल्यूज या टोटल आइडेंटिटीज उसके अंदर कितनी होंगी। अगर मैं कह रहा हूं कि
3x3 का मैट्रिक्स है तो आप क्या कहोगे 9। अगर आप कहोगे 4x5 है तो कितनी आइडेंटिटीज होंगी 20। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक आपका रो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। कॉलम और रो में क्या होता है, बस इतनी चीज याद रखनी होती है कि कॉलम होता है जो खड़ा रहे, रो होता है जो लेटा होता है हॉरिजॉन्टल। कॉलम हमेशा दीवार के अंदर, मतलब इमेजिन कर लो कि दीवार खड़ी होती है मतलब कॉलम खड़ा होता है, मतलब कॉलम ही तुम्हारा सी रहेगा। वर्टिकल डिग्रीज को तुम पहले नोट करोगे, उल्टा मत कर देना। कभी भी किसी मैट्रिक्स के अंदर सॉल्व कर देगा सब गड़बड़ हो जाएगा, आइडेंटिटी सब गलत कर दोगे। हमेशा कॉलम पहले रो बाद में। अब आते हैं इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन के अंदर तुम बनाते कैसे हो मैट्रिक्स। जैसे एनसीईआरटी का एक एग्जांपल लेते हैं जो उन्होंने आपको एक्सप्लेनेशन में शो कर रखा है, उसी से आपको बताते हैं। सो ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो एग्जांपल इन लोगों ने शो कर रखा है यहाँ पर। राधा हैज 15 notes and 6 pen. Fazia has 10 notes and 2 pen. Simran has 13 notes and 5 pen. So अगर मैं कहता हूं इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, हम यहां लिखेंगे राधा, फैज और सिमरन, और यहां पे हम कर देंगे नोट्स, यहां हम कर देंगे पेन। अब ये बताओ, एक एक लाइन पढ़ोगे, यहां लिखोगे राधा के पास कितने नोट्स हैं 15। राधा के पास पेन कितने हैं 6। ठीक है, फैजिया के पास नोट्स कितने हैं 10। फैजिया के पास पेन कितने हैं 2। अब सिमरन के पास नोट्स कितने हैं 13। अब सिमरन के पास पेन कितने हैं 5। अब अगर आप ये शो करते हो कि पैराग्राफ में आप लिख रहे हो तो आपको किसी के भी नोट्स निकालने हैं, या आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम है तो कि कहां पर आपको वैल्यू उठानी आसान पड़ेगी, आसानी कहां होगी, यहां पर आप 2 सेकंड में, अभी तो यहां 3 है, अगर मैं यहां 500 एंटिटीज लिख दूं तो उसके अंदर तो आप एक झटके में देख के बता सकते हो कि कौन से आदमी के पास कितने हैं। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि सबसे कम पेन किसके पास है, अब इसमें से ढूंढ के बताना मुश्किल है, यहां से देख के बताना आसान है कि यहां से देख के आसान है। सबसे कम पेन किसके पास है फैजिया के पास। यहां मैं कहूं सबसे ज्यादा नोट्स किसके पास है, तो किसके पास है आपके भाई राधा के पास है। तो ये आपकी कैलकुलेशंस और एनालिटिकल स्पीड जो है वो मैट्रिक्स की वजह से बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, जो कि हमें कंप्यूटर में टाइम बचाना होता है। इस वजह से हम लोग मैट्रिक्स को यूज करते हैं। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ठीक है, जैसे सपोज करो कि मेरे को ये कहा गया है कि अभी तो मैंने क्या किया था, मैंने ये लिखा है कि नोट्स और पेन के हिसाब से मैंने बताया कि राधा, फैजिया और सिमरन के पास इतनी इतनी चीजें हैं। अब अगर मैं इनको उल्टा कर दूं कि मैं कहूं, मैं यहां लिख देता हूं आपके नोट्स और यहां मैं कह देता हूं पेन। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया आपका राधा, यहां लिख दिया फौजिया और यहां लिख दिया मैंने सिमरन। ठीक है, अब ये बताओ फिर से दोनों के बीच में कैलकुलेशन करो कि यहां पर और यहां पर किसकी वैल्यू आएगी। यहां से मैच करो कि नोट्स ऑफ राधा 15। अब अगर मैं कहूं कि सीधा आप जंप करके बताओ मेरे को ये वाली वैल्यू, ये वाली के बाद ये वाली वैल्यू बताओ, तो क्या देखोगे आप यहां पर कि फैजिया के पेन पूछे गए हैं। यहां पर क्या आएगा फैजिया के पेन, फैजिया के पेन मतलब फैजिया के पेन यहां पे 2 आ जाएगा। अब मैं पूछूं आपसे कि ये क्या है, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या मतलब यहां पर क्या पूछा गया है। यहां पर पता करने के लिए मैं क्या कहूंगा, सिमरन के, यहां पर सिमरन है और इधर से पेन है तो सिमरन के पेन पूछे गए हैं। सिमरन के पेन कितने हैं, यहां 5 है। इसके अंदर मैं यहां वाली वैल्यू बताओ कि फैजिया के पास नोट्स कितने हैं, फैजिया के पास नोट्स हैं 10। अब मैं ये वाली वैल्यू पूछ रहा हूं दोबारा से चेंज करके कि राधा के पास
पेन कितने हैं? राधा के पास पेन है 6। और अब बची कौन सी आइडेंटिटी? ये बच गई आपके पास। ये किसकी है? ये है आपके पास सिमरन के नोट्स कितने हैं? सिमरन के पास नोट्स 13 नोट्स हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी पैराग्राफ फॉर्म में आपको कोई वैल्यू दे दी जाए, जम्बल्ड तरीके से दे दी जाए, आप कोई भी वैल्यू को ऐसे करके आपको देखना है कि ऊपर कौन सी वैल्यू है और उसको आप मल्टीप्लाई कौन से करोगे? इसके साथ, कि इन दोनों के अंदर आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, प्रेजेंट होगी। वो प्रेजेंट हो जाएगी ये जो इसके ऊपर वाला वर्टिकल पॉइंट जो है, और इधर जो आपके पास कौन सा आइडेंटिटी दी गई है उस वजह से एंटिटीज यहां पर लिख दी जाएंगी। ये आपका बन गया मैट्रिक्स का एग्जाम्पलेशन कि मैं आपको एनसीईआरटी में जिस तरीके से शो किया गया है। अब अगर मैं यही करूं कि मैं यहां लिख देता हूं A B C D, यहां मैंने लिख दिया। यहां मैंने आपके पास लिख दिए 13 है ना, 12 11 10 9, ठीक है। ये हो गए आपके नोट्स। यहां मैंने क्या कर दिया? 5 4 3 2 1, ये भी सारे पेन। अब मुझे ये बताओ, इतने बड़े पैराग्राफ को अगर आप हाथ से लिखते हो तो आपके पास कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हो गई, मतलब एक पैराग्राफ बन गया। एक नॉर्मल आपके एनसीईआरटी के अंदर एक पैराग्राफ में कितनी लाइनें होते हैं? 6 से 7 ही लाइनें होती है ना, तो एक पैराग्राफ बन गया। आप पैराग्राफ देखना ज्यादा एज्यूम करोगे, प्रेफरेंस में रखोगे अपना कि आप पैराग्राफ पढ़ो, या 1 मिनट में आपको टेबल के अंदर जैसे मैं आपको यही बनाऊं तो आपको वो ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा। तो हम लोगों को हमेशा, अगर मैं इसका बनाना चाहूं, अगर मैं इसका टेबल बनाना चाहूं, मैट्रिक्स बनाना चाहूं टेबुलर फॉर्म में, अगर इसको लिखना चाहूं, इसी डाटे को मैं यहां पर टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या है? राधा, फैजिया, सिमरन, A B C D, ठीक है। और यहां मैंने क्या लिख दिए? नोट्स। यहां मैंने लिख दिया क्या? 10, ठीक है। तो ये बताओ इस वाली वैल्यू के अंदर क्या आएगा कि C के पास पेन कितने हैं? 2। किसी भी वैल्यू को आप लिख सकते हो, ठीक है। B के अंदर, B के पास नोट्स कितने हैं? 11, ठीक है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो क्या बन जाएगा? ये 12 10 13 12 11 9 1 3 4 5 2 6। और ये बताओ, इतने से पूरे डाटे को इतना सारे के अंदर रिप्रेजेंट किया, इट इज कंज्यूमिंग टाइम, और दिस ऑप्शन इज कंज्यूमिंग टाइम, दिस इज कंज्यूमिंग लेस स्पेस, लेस टाइम and much fast to calculate any of the analytical question। तो इसलिए हम लोग मैट्रिक्स के अंदर सॉल्व करते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि नॉर्मली हम लोग जो डाटा लिख सकते हैं उसके लिए मैट्रिक्स बनाने की क्या जरूरत है, बिना मतलब कॉम्प्लिकेट करने का क्या मतलब बनता है। कॉम्प्लिकेट नहीं किया जा रहा, उस क्वेश्चन के ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एनालिटिकल और साइंटिफिक वैल्यूज उसके अंदर निकाली जा सकती है। इस वजह से हम लोग मैट्रिक्स को पढ़ाया जाता है। सो here we have the definition for the matrix as stated in NCERT, that it is an ordered rectangular array of number of functions which have elements or entities in it। जैसे मैंने अभी पहले शो किया था, कोई भी मैट्रिक्स होगा उसके अंदर जो वैल्यूज हम लोग लिखेंगे, यहां पर कोई भी वैल्यूज जो हम लिखेंगे, इन वैल्यूज को हम एंटिटीज या एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपका अगला आ जाता है कंसेप्ट ऑर्डर का। तो ऑर्डर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि ये मैट्रिक्स 3 और 3 है, तो आपको टोटल करने में आपको कैसे करोगे? 3 यहां पर ये क्या होगा? 3 इंटू 3 टोटल आपकी एंट्रीज कितनी होंगी? 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 आपकी वैल्यूज तो बता देंगे, लेकिन लिखने का तरीका ये होता है
कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं मल्टीप्लाई बाय जितने रोज होती हैं आपके पास, ठीक है। तो ऑर्डर इज नथिंग बट नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज, तो इनको आप ऑर्डर कहते हो। तो अगर मैं 3 लिख रहा हूं तो मतलब उसका ऑर्डर होगा 3 × 3। अब अगर मैं एग्जांपल आपको 3 एग्जांपल्स देता हूं अलग अलग, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं ऐसी एंट्रीज में कुछ लिख रहा हूं जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर रोज कितने हैं, मतलब कितने वर्टिकल कितने हैं, 2 दिख रहे हैं आपको, तो यहां लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय कितनी आपको वो दिख रही हैं, कितने आपके कॉलम्स हैं, यहां पर कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो आप 3 लिखोगे मल्टीप्लाई बाय कितनी रोज हैं, रोज कितनी है, लेटी हुई रोज कितनी है, यहां पर 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 2। फिर अगला आपका आ जाएगा यहां पर अगर मैं लिखूं 1 3 5, इसके अंदर क्या होगा आपके, इसमें कॉलम कितने होंगे, वर्टिकली आपको कितने दिख रहे हैं यहां पर, वर्टिकल आपको ये नहीं देखना कि नीचे आपकी पूरी बीम है कि नहीं है, आप सिर्फ ये देखो यहां पर वर्टिकली आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 और 3, नीचे आप 0 0 मान लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपके 3 आ रहे हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय कितनी लेटी हुई रोज है, 1 रो है, तो ये हो गया आपका 3 × 1, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल अगर मैं लूं यहां पर 1 3 और 5, इसको आप क्या कहोगे, इसमें कितने वर्टिकल कितने एक है, क्या इसमें रोज कितनी लेटी हुई है, रोज यहां पर लेटी हुई रोज कितनी आएंगी यहां पर 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 1 × 3। कभी भी ये मत सोचना, चलो मैं अभी बताता हूं आपको, तो ये आपके पास 3 एग्जांपल्स हो गए, एक हो गया आपका 3 × 2 और ये हो गया आपका 3 × 1, ये हो गया आपका 1 × 3। तो देखा आपने कैसे 3 × 1 और 1 × 3 में क्या डिफरेंस आया। दोबारा से एक बार इसको क्लियरली लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है बहुत। या मैं इसको यहां लिखता हूं 4, तो यहां पर कॉलम कितने हैं, खड़ा हुआ यहां पर एक ही बीम आपको दिख रहा है, तो कॉलम हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई बाय लेटी हुई रोज कितनी है 1 2 एंड 3, तो ये आपका आ गया 1 × 3। और ये अगर मैं लिखता हूं यहां पर 1 2 4, ठीक है, तो यहां पर आपके खड़े हुए कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, और मल्टीप्लाई बाय लेटी हुई रोज कितनी है 1, दूसरी है नहीं है, तो यहां पर तुम 1 लिखोगे। तो कभी भी ये मत सोचना कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखो या फिर 1 × 2 में 3 लिखो, ये आपका मैथमेटिकली तो सही है पर आपका मैट्रिक्स की लैंग्वेज में ये बिल्कुल गलत है। इसका ट्रांसपोज कहा जाता है, अब आगे आएगा तो ये इसका ट्रांसपोज कहलाएगा, ठीक है। सो अब हम इसके बाद समझेंगे कि एलिमेंट्स की नोटेशन कैसे होती है, जो बीच के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उनकी नोटेशन क्या होती है। तो ये हमारा मैंने 3 × 3 का मैट्रिक्स ले रहा हूं, A B C D E F G H I। तो अब आपको अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि एलिमेंट नंबर, ये एक मैट्रिक्स है A, नहीं ये एक मैट्रिक्स है P,
तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मुझे आप बताओ P 3 × 2, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि जब भी कोई एग्जांपल हम लोग लिखते हैं या फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि यहां से और यहां से उसके अंदर वैल्यूज कौन सी वाली बीच की आएगी। ठीक है, तो इस वाले एलिमेंट के लिए मैं क्या लिखूंगा, ये कितने, इसमें कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं ये वाले एलिमेंट के लिए आप क्या लिखोगे, ये वाला एलिमेंट के अंदर थर्ड रो है, एक फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और थर्ड ही कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, ये क्या होता है, ये सारी की सारी क्या होती है, ये आपका है C1, जैसे स्टार्टिंग मैंने आपको बताया ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और ये आपकी क्या है, रो 1, रो 2 और रो 3, रो 1, रो 2, रो 3, C1, C2, C3। तो अब अगर मैं ये पूछूं कि I कौन सा वाला एलिमेंट होगा, I थर्ड कॉलम और थर्ड रो से मिलके बना है, तो मैं कहूंगा ये है P3 × 3। ठीक है, या आप सिंपल इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर अगर मैं पूछूं E कौन सा है, E आपका बना है सेकंड कॉलम, सेकंड रो, P2 2, बड़ा लिख देता हूं। ठीक है, फिर A किससे बना है आपका, A बना है फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो। ठीक है, अब मैं कहूं C किससे बना है, C आपका बना है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम से। P पहले हमेशा हम कौन सा लिखते हैं, हम लिखते हैं पहले कॉलम, तो कॉलम कौन सा है 3, और रो कौन सी है 1। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा, यहां पे पी तो मैं लिख ही देता हूं सारे। ये आपके कैसे हैं, बी किससे बना है, बी आपका बना है 2 कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, 2 1, और यहां से कैसे, ये डी किससे बना है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, और जी किससे बना है, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, और ये रह गया, ये दोनों रह गए ना आपके। एफ किससे बना है, थर्ड कॉलम, सेकंड रो, और ये किससे बना है, एच किससे बना है, सेकंड कॉलम, थर्ड रो। तो यहां से एक चीज नोटिस करी आपने कि इस मैट्रिक्स एलिमेंट्स के आप कहो, कह लो एड्रेस, कह लो इनका, एलिमेंट्स की आइडेंटिटी रिप्रेजेंटेशन कह लो, कि इसके अंदर कॉलम के अंदर जो पहले डिजिट्स हैं वो सबके सेम है। देखे आपने, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, और इधर आपके रो में सेकंड कॉलम हमेशा सेम है। तो हम लोग वैसे भी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, C × R, ये होता है हमारा फर्स्ट, ये होता है हमारा सेकंड। ठीक है, तो मतलब रो के लिए सेकंड एलिमेंट हमारा, अगर हम एंटिटीज के लिए, एंट्रीज के लिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो रो वाले एलिमेंट्स एक रो में हमेशा सेम होते हैं क्योंकि उन सबकी रो सेम है, और कॉलम वाले के अंदर फर्स्ट वाला एलिमेंट हर कॉलम में सेम होता है क्योंकि उनका कॉलम सेम है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस वाले, ये आपका इक्वल टू का साइन नहीं है, अगर ये 2 लाइंस होती तो आप इसको इक्वल टू कहते हैं, इसका साइन, इसका मतलब होता है सिमिलरली। ठीक है, ये इसका मतलब होता है सिमिलरली, 3 वाले जो डॉट्स आते हैं इसका मतलब वो सिमिलरली। तो यहां पे इसको लिखने का आसान तरीका क्या है, इसका लिखने का आपका आसान तरीका रहेगा 1 2 3, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, फिर ये रो कौन सी है, फर्स्ट है, 1 1 1, ये कौन सा कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है 1, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट वाले के अंदर आपका क्या चीज रहता है,
फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर आपका फर्स्ट एलिमेंट सेम रहता है, तो यहाँ पे 1 और 1 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3 और 3 लिख दो। अब ये कौन सी फर्स्ट रो थी, रो सेकंड एलिमेंट होता है, ये आपका सेकंड रो है, तो ये रो आपकी सेम रहेगी, 2 2 और 2। ये आपका थर्ड रो है, 3 3 एंड 3। ये आपकी इस तरीके से आप रो और कॉलम का, हमेशा रो और कॉलम नहीं, हमेशा कॉलम एंड रो ही बोलो, ताकि आपको इंस्टिंक्ट आपका यही कहेगा कि पहले कॉलम आता है फिर रो आता है। कभी आप उल्टा बोलोगे ना तो आपके दिमाग में उस तरीके से प्रिंट होगा कि फिर आपको कंफ्यूजन हो। हमेशा कॉलम रो बात करो। और वैसे भी ABCD के अंदर C पहले आता है, R बाद में आता है, तो आप उससे भी इमेजिन कर सकते हो कि पहले हम लोगों को C लिखना है, मतलब कॉलम लिखना है, बाद में हम लोग R लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको इन आइडेंटिटीज का एड्रेस पता चल गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि P32 कौन की वैल्यू कितनी है, P32 की वैल्यू अब आप मुझे बता दोगे। 3 मतलब कॉलम मतलब ये, 2 मतलब सेकंड रो, मतलब P32 आपका आ गया F। फिर आप कहोगे कि मैं पूछूं आपसे P21 कितना होगा, मतलब कॉलम 2 रो 1, कॉलम 2 रो 1, B आ गई वैल्यू। सोचने की जरूरत नहीं है, जहां सोचोगे वहां गलती करोगे, जब भी कहीं सोचोगे गलती करोगे। पहला डिजिट उठाओ, सेकंड वाले का रो उठाओ, आंसर लिख दो। P31 कितना होगा, P31 आपका C हो जाएगा। आप ऐसे करके हमेशा याद रखो कि पहला वाला आपका एलिमेंट C है, सेकंड वाला एलिमेंट आपका रो है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डेफिनेटली स्टार्ट द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आई विल ट्राई टू बी प्रिसाइज कि जितना आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी में शो कर रखा है, उतना करो। बाकी आई विल डेफिनेटली हेल्प यू मेक ऑल द नोट्स। मैं अपने नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से मैट्रिक्स के आपके टू द पॉइंट सारी आइडेंटिटीज और सारे फंक्शंस के साथ आप लोग सॉल्व कर पाओ। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर, and if you like the video and if you want to be present with my all the study line, so please hit the subscribe button and like the video। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है, प्लीज डू कमेंट। आप कुछ भी कमेंट वहां पर अगर आप करते हैं, जो भी स्टेटमेंट आप कहेंगे वहां पर मेरे को समझाने के लिए, बोलने के लिए, आई विल रिस्पॉन्ड। थैंक यू।